हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने एम्ब्रियोनिक कंडक्शन पढ़ा था और हमने बताया था कि भ्रूण के परिवर्धन के समय कुछ कोशिकाएं दूसरी कोशिकाओं को एक विशेष प्रकार के ऑर्गन बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। अब हम पढ़ते हैं रीजनरेशन। कई बार हमारे शरीर में जो है कट फट जाता है या अंग खराब हो जाते हैं, तो कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें वापस से रीजनरेशन हो जाता है और कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें पूरे शरीर का भी रीजनरेशन हो जाता है। तो पिछले अध्याय में हमने ये पढ़ा था कि ओंटोजेनिक डेवलपमेंट के कारण जंतु एक सामान्य अविभेदित कोशिका से अनेक विभेदित कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाता है तथा विभाजन विभेदित क्रम उसके बाद रुक जाता है या शिथिल पड़ जाता है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद भी अनेक बार जंतुओं को नई कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अनेक कोशिकाएं या तो प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाती हैं या किन्हीं दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार हम रीजनरेशन को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल और रिपीटेटिव रीजनरेशन। स्तनियों के रक्त में हमारी जो आरबीसी होती हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, अतः उनका जीवन सीमित होता है। दिन भर में अनेक रक्ताणु मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं या मर जाते हैं, परंतु स्वस्थ व्यक्ति में इनकी संख्या स्थिर रहती है। इसी प्रकार नासा उपकला, आहार नाल, जनन नाल की आंतरिक कोशिकाओं भी समय समय पर बदल दी जाती है। ये प्रक्रियाएं कार्यकी की सामान्य वृद्धि या रखरखाव के अंतर्गत रखी जा सकती हैं, जो कि लगभग नियमित रूप से चलती रहती हैं। सेकेंड है कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी। अनेक बार कुछ प्रकार की हानियों की भरपाई क्षतिपूर्ति ऊपर बताए गए अनुसार नहीं होती। जैसे स्तनियों का हम किडनी काट देते हैं तो एक नया वृक्क नहीं पनपता, परंतु इसके स्थान पर बाकी बचा गुर्दा आकार में बढ़कर दोनों वृक्कों का कार्य संभाल लेता है। यकृत को क्षति पहुंचाने पर भी यही परिणाम दिखाई देता है। इस प्रकार जंतु खोए हुए भागों की क्षतिपूर्ति अतिवृद्धि द्वारा कर सकते हैं। थर्ड है रिपेरेटिव या रेस्टोरेटिव रीजनरेशन। चोट लगने पर कुछ समय बाद घाव पुनः भर जाता है। इसी प्रकार छिपकली की कटिपूछ पुनः परिवर्तित हो जाती है। ये एक प्रकार का अंगों की पुनः स्थापना या मरम्मत का कार्य है। इस अध्याय में हम इसी प्रकार के रीजनरेशन पढ़ेंगे। उपरोक्त वर्णन के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कठिन होगा कि जीव के टूटे हुए, खोए या नष्ट हुए अंगों या ऊतकों की मरम्मत या पुनः प्राप्ति ही रीजनरेशन है, या दूसरे शब्दों में खोए हुए भागों की मरम्मत या पुनर्भरण की प्रक्रिया ही पुनरुद्भवन है। तो रीजनरेशन को हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। रीजनरेशन के समय लगभग वही प्रक्रम देखने को मिलता है जो कि एक ओंटोजेनिक डेवलपमेंट के समय देखने को मिलता है। इस प्रकार ये मॉर्फोजेनेटिक प्रोसेस का पुनः जागरण है। ऐसा कायांतरण व पुनरुद्भवन के समय ही होता है, क्योंकि इसके उपरांत भी ये रीजनरेशन ओंटोजेनिक डेवलपमेंट से कुछ भिन्न है, क्योंकि रीजनरेशन करने वाली कोशिकाएं भ्रूण की कोशिकाओं की तरह प्लूरोपोटेंट नहीं होती तथा रीजनरेशन जिस कार्य के वातावरण में होता है वह भी भ्रूण से भिन्न होता है। तो रीजनरेशन के बारे में हम कुछ विशेष प्रकार के पॉइंट बताते हैं। फर्स्ट, जैसा कि पूर्व में कहा जाता है कि रीजनरेशन संरचना विकास प्रक्रमों का रिवेकनिंग है, परंतु यह ओंटोजेनिक डेवलपमेंट से भिन्न है। सेकेंड, रीजनरेशन में कोशिकाएं डिफ्रेंशिएट होकर पुनः डिफ्रेंशिएट होती हैं। ये प्रक्रिया मेटाप्लासिया कहलाती है। थर्ड, रीजनरेशन प्राकृतिक क्षतियों, दुर्घटनाओं या प्रयोगकर्ताओं द्वारा की गई क्षति के परिणाम स्वरूप हो सकता है। फोर्थ, रीजनरेशन की क्षमता अलग अलग जातियों या अलग अलग समूहों या टैक्सोनॉमिक ग्रुप में अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए एक हाइड्रा के छोटे से भाग से संपूर्ण हाइड्रा बन जाता है, लेकिन एक सैलामेंडर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसका कटा हुआ भाग जो है या लिम्ब जो है वो पुनः परिवर्तित हो सकता है, जबकि एक मनुष्य में उपरोक्त दोनों क्षमताएं नहीं हैं अथवा उसमें घाव जरूर भर जाते हैं। थर्ड, फिफ्थ, एक ही जाति के जंतुओं में रीजनरेशन की क्षमता को सामान्यतः जंतु की आयु भी प्रभावित करती है। हायर एजुकेशन में आयु बढ़ने पर रीजनरेशन की क्षमता घटती जाती है। सिक्स, एक जाति के जंतु में किसी एक ही समय विभिन्न प्रकार के ऊतकों की रीजनरेशन क्षमता भी एक समान होती है। उदाहरण के लिए मनुष्य की पेशी व तंत्रिका कोशिकाओं में अन्य कोशिकाओं की तुलना में कम रीजनरेशन पाए जाते हैं। तो हमारे जो एडल्ट मनुष्य जाति है उसके अंदर पहली बात तो रीजनरेशन की क्रिया
बच्चों में अधिक होती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है कम होती जाती है। इसी प्रकार हमारी जो पेशी और तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनमें अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा रीजनरेशन की क्रिया कम क्षमता कम पाई जाती है। अब है टाइप्स ऑफ रीजनरेशन। विभिन्न जंतुओं में रीजनरेशन विभिन्न क्षमताओं व विभिन्न प्रकार से होता है, फिर भी मोटे तौर पर इन 2 प्रकारों में बांटा जा सकता है। ये वर्गीकरण मॉर्गन द्वारा प्रस्तावित है। रीजनरेशन को हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। फर्स्ट है मॉर्फोलेक्सिस, सेकंड है एपिमॉर्फोसिस। फर्स्ट है मॉर्फोलेक्सिस या मॉर्फोलेक्टिक रीजनरेशन। स्पंज, हाइड्रा आदि में पुनरुत्थान की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। इनके शरीर पर क्षतिग्रस्त या टूटे हुए भाग न सिर्फ पुनः विकसित हो जाते हैं वरन इनके शरीर के छोटे से भाग से पूर्ण जंतु का विकास हो जाता है। इस प्रकार के रीजनरेशन में कटे हुए स्थान पर रीजनरेशन में प्रोमिकुलम का निर्माण नहीं होता। इस प्रकार के पुनरुत्थान को हम कहते हैं मॉर्फोलेक्सिस। ऐसा रीजनरेशन सिर्फ जंतुओं के न्यूनतम संघों में ही पाया जाता है। इस प्रकार के रीजनरेशन की तुलना वनस्पतियों की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्षमता से की जा सकती है। हालांकि सामान्यतः ऐसे जंतु इस विधि से प्रजनन नहीं करते हैं। इस प्रकार के रीजनरेशन के विषय में अधिक जानकारी सीलेंटेटा और कोरीफेरा प्राणियों में पाई जाती है। सेकेंड है एपिमॉर्फोसिस या एपिमॉर्फिक रीजनरेशन। यदि जंतुओं में रीजनरेशन की इतनी क्षमता हो कि वह शरीर के टूटे हुए या क्षतिग्रस्त अंगों को पुनः उत्पादन कर लें, परंतु शरीर के प्रत्येक टूटे अंग से संपूर्ण जंतु को विकसित ना कर पाए, तो ऐसी रीजनरेशन क्रिया जो है वो एपिमॉर्फोसिस कहलाती है। इस प्रकार के रीजनरेशन में कटे स्थान पर रीजनरेशन ब्लास्टेमा बनता है। यह उच्चतर जंतुओं की विशेषता है, परंतु जैसा कि पहले बताया गया कि जंतु के सभी वर्गों में क्षमता समान नहीं होती। उदाहरण के लिए एनिरा वर्ग के लार्वा तो यूरोडेला के एम्फीबियाई जंतुओं के टांगे काट दिए जाए तो ये पुनः विकसित हो जाती है। यह क्षमता सरीसृपों में नहीं होती। रेप्टाइल्स में छिपकली की पूंछ के टेल रीजन में जो है रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। इनकी पूंछ अगर कट जाती है तो दोबारा से आ जाती है। ये क्षमता यूरोडेल जंतुओं में भी मिलती है। स्तनियों व पक्षियों में उपलब्ध दोनों प्रकार की रीजनरेशन क्षमता नहीं पाई जाती। स्तनियों में घावों के पुनरुत्थान की क्षमता होती है। इस प्रकार रीजनरेशन की क्रिया उदाहरण प्रभावित करने वाले कारकों की जानकारी हम इसी उसमें देंगे कि रीजनरेशन जो है उसको किन किन कारकों द्वारा प्रभावित किया जाता है। तो इस प्रकार रीजनरेशन की क्रिया जो है वो अलग अलग प्राणियों में और अलग अलग जंतुओं की एज के अनुसार अलग अलग पाई जाती है। तो कुछ निम्नतर जाति जो फाइलम के जंतु हैं उनमें रीजनरेशन में पूरे के पूरा शरीर बन जाता है, जबकि हायर एनिमल्स में पूरा शरीर नहीं बनता बल्कि कुछ घाव या कटे हुए अंग तक की रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। और इसके अलावा हायर एजुकेशन में जो आयु है उसके अनुसार भी रीजनरेशन की क्रिया जो है वो क्षमता जो है वो कम होती जाती है। तो ये रीजनरेशन की क्रिया जो है वो अलग अलग प्राणियों में अलग अलग पाई जाती है। तो अलग अलग फाइलम में किस प्रकार रीजनरेशन की क्रिया पाई जाती है ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स।